गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्स्ट पार्ट में अकेला चैप्टर है 12th क्लास में, और इसमें आज लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का भिन्नतन, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन क्या होता है? तो इस चैप्टर में से यदि लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के भिन्नतन की प्रक्रिया को समझाइए। और ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड के एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन में से कुछ नहीं मिले। मैंने जितनी भी वीडियो बना रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बना रहा हूं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप कोई भी गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर उठा करके देखेंगे तो उन सैंपल पेपरों में ये क्वेश्चन नहीं मिले। तो देखिएगा, क्वेश्चन आता है साझेदारी फर्म के भिन्नतन की प्रक्रिया को समझाइए। साझेदारी फर्म जो होती है उसका भिन्नतन कब होता है और क्यों होता है, किन किन कंडीशनों में होता है भिन्नतन, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से भिन्नतन होता है, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिएगा हम कैसे लिखेंगे। साझेदारी फर्म के भिन्नतन से आशय फर्म के सभी साझेदारों के मध्य, यानी कि जो फर्म का भिन्नतन हो रहा है उससे मतलब हमारा क्या है कि सभी साझेदार जो हैं उनके मध्य साझेदारी समाप्त होने के साथ साथ फर्म के व्यवसाय को बंद कर देने से है। यानी कि भिन्नतन का मतलब है कि जो भी साझेदार है उनके मध्य साझेदारी तो समाप्त हो ही गई, फर्म का व्यवसाय भी बंद हो गया। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार क्या डेफिनेशन दी गई है? वो डेफिनेशन दी गई है कि किसी फर्म के साझेदारों के मध्य साझेदारी का भिन्नतन फर्म का भिन्नतन कहलाता है। अब हमने अपने अनुसार, यानी कि हम जो अपने वर्डों में लिख सकते हैं वो क्या लिख रहे हैं, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी फर्म का भिन्नतन होने पर फर्म अपने व्यापार को बंद कर देती है तथा फर्म की संपत्तियों को बेचकर, यानी व्यापार बंद कर दिया, अब संपत्तियों को बेचना चालू कर दिया, फर्म की संपत्तियों को बेचकर जो भी धनराशि प्राप्त होती है उस धनराशि से सर्वप्रथम फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाता है। जो भी दायित्व है उन दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। फिर शेष बची हुई राशि साझेदारों को भुगतान करने में प्रयोग की जाती है। यानी कि जो भी राशि बची है उस राशि को, यदि कंप्लीट है साझेदारों को भुगतान करने के लिए तो ठीक है, यदि कम है तो उनके अनुपात में बांट दी जाएगी। भिन्नतन होने के बाद फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फर्म के भिन्नतन के बाद केवल फर्म की पुस्तकों को बंद करने का कार्य किया जाता है। तो ये तो आप ऊपर लिखेंगे पहले। उसके बाद में साझेदारी फर्म के भिन्नतन की विधियां, कितनी विधियां हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चंस लॉन्ग में ना पूछ करके शॉर्ट में कोई एक विधि या दो विधि पूछ ली जाती है, और अतलगू में तो बहुत छोटा सा पूछा जाता है कि जैसे पहले समझ लीजिए, फिर मैं बता देता हूं आपको। तो देखिएगा, साझेदारी फर्म के भिन्नतन की विधियां, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक विधि द्वारा साझेदारी का फर्म का भिन्नतन हो जाता है या हो सकता है। सबसे पहली है समझौते द्वारा भिन्नतन। समझौते द्वारा भिन्नतन का मतलब यह है कि फर्म के सभी साझेदारों के मध्य आपसी समझौते, सहमति के द्वारा फर्म का भिन्नतन हो जाता है। साझेदारी का जन्म ही समझौते से होता है और समाप्ति भी समझौते से हो सकती है। तो वही है कि समझौते द्वारा भिन्नतन, यानी सभी साझेदार मिल गए, उन्होंने कहा कि भाई हम फर्म को आगे चलाने के इच्छुक नहीं है, फर्म को बंद कर दिया जाए, तो फर्म बंद हो जाएगी। इसके लिए कोई कुछ नहीं करना है। दूसरा है ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक समापन क्या होता है? ऐच्छिक समापन की स्थिति में किसी एक साझेदार के द्वारा फर्म के समापन हेतु अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देने पर भी फर्म का समापन हो जाता है। यानी कि इच्छा है, ऐच्छिक समापन की स्थिति में दो साझेदार हैं, एक साझेदार ने कहा कि भैया मैं फर्म में काम करने का इच्छुक नहीं हूं, फर्म को छोड़कर जाने का इच्छुक हूं। जब वो फर्म को छोड़कर जाएगा तो साझेदारी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 3 है अनिवार्य समापन। भारतीय साझेदारी अधिनियम 41 और 42 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। ये स्थितियां 3।
पहली स्थिति है, यदि फर्म का कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाएं। दिवालिया, दिवालिया आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा। दिवालिया क्या होता है? दिवालिया वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपनी सभी संपत्तियों को बेचकर भी अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो वह न्यायालय में एक प्रमाण पत्र, एक एप्लीकेशन देकर के अपने आप को दिवालिया घोषित करा लेता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में कभी भी कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी कर सकता है। तो फर्म में यदि कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए। दूसरा, यदि किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार अवैधानिक हो जाए। कोई घटना ऐसी घटे कि घटित होने पर फर्म का व्यापार ही अवैधानिक हो जाए, यानी कि अभी तक वैधानिक चल रहा था और घटना ऐसी घटी कि घटित होने के बाद क्या हो गया, फर्म का व्यापार इलीगल हो गया, लीगल से इलीगल हो गया। तो लीगल से इलीगल कैसे हो जाएगा भाई? जो व्यापार लीगल है वो इलीगल कैसे हो जाएगा? तो ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, वो सरकारें विभिन्न व्यापारों के लिए रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराती हैं। अब कोई भी व्यापार है जिसको किसी भी कारणवश अवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो वो व्यापार भी ऐसी कंडीशन में अनिवार्य समापन हो जाएगा उसका। यदि एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार अवकाश ग्रहण कर लें, जो भी साझेदार है फर्म में, उन सभी साझेदारों में से कोई एक साझेदार रह जाए, बाकी के सभी साझेदार अवकाश ग्रहण कर लें, तो भी साझेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी, अनिवार्य समापन में माना जाएगा। आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में समापन। यह आकस्मिक घटना क्या होती है? आकस्मिक तो जानते हो, अचानक कोई घटना घटे, अचानक कोई घटना घटे तो घटना घटेगी, घटना घटने से समापन हो जाएगा। अब घटना कैसे? नॉर्मल सी बात है, घटना के घटित होने पर, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसी एक घटना घटित हो जाने पर फर्म का समापन हो जाता है। क्या घटना घटित होने पर? नंबर 1, निश्चित अवधि के लिए घटित फर्म अवधि पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है। हमने कहा कि 1 साल के लिए हम और तुम 2 आदमी पार्टनर हैं, 1 साल बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो 1 जनवरी को पार्टनरशिप करी, 31 दिसंबर तक हम और तुम पार्टनर हैं। 1 जनवरी जैसे ही अगली साल की आएगी, हमारी साझेदारी फर्म अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी? घटना घट गई तो हो गई कि साल दूसरी लग गई। साझेदारी की तय कितने अवधि के लिए करी थी? 1 साल के लिए। वही कह रहे हैं निश्चित अवधि के लिए, यानी कि एक टाइम पीरियड फाउंडेशन है पहले से ही कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। वो टाइम पीरियड जैसे ही पूरा होगा, साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, किसी भी निश्चित उद्देश्य हेतु स्थापित फर्म के उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर फर्म समाप्त हो जाती है। किसी भी उद्देश्य के लिए हमने फर्म बनाई कि भाई हमें ये उद्देश्य हमारा, और जैसे कि अभी आपका उद्देश्य है 12th में पास होना है, तो पास आउट होने के लिए आप गेस्ट पेपर भी खरीदेंगे, बुक्स भी खरीदेंगे, अच्छी कोचिंग का भी सहारा लेंगे, ऑनलाइन का भी सहारा लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा, आपके 12th का पेपर होंगे, और पेपर होने के बाद में जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ और आप पास हो गए, घटना घटित हो गई, आप पास हो गए। अब 12th की किताबों का क्या काम है? कोई काम नहीं। घटना घटित हो गई, कोई काम ही नहीं है। आपका जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया, आपका उद्देश्य जो था वो पूर्ण हो गया। तो उसी तरीके से यदि किसी उद्देश्य हेतु फर्म स्थापित की है और उस उद्देश्य का पूरा हो जाता है, तो फर्म समाप्त हो जाएगी। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर भी फर्म समाप्त हो जाती है। यदि कोई साझेदार मर जाता है तो मर जाने पर भी फर्म समाप्त हो जाती है, बशर्ते वह साझेदार फर्म का संचालन कर रहा हो। ऐसा नहीं है आप कहेंगे सर फिर आपने नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी, उसमें तो आपने कहा था कि अवकाश ग्रहण मृत्यु में फर्म में से साझेदार फर्म को चलाते हैं, यहाँ करें आपकी समाप्त हो जाती है। तो संचालन जो व्यक्ति कर रहा है और वो ही मर गया, संचालन करने वाला व्यक्ति ही मर गया, तो फर्म को चलाएगा कौन? अपने आप फर्म समाप्त हो जाएगी, न्यायालय द्वारा समापन।
न्यायालय द्वारा समापन क्या है? एक साझेदार की याचिका के आधार पर कोई साझेदार न्यायालय में एक एप्लीकेशन देता है। याचिका का मतलब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पर निम्नलिखित स्थितियों में, कौन कौन सी स्थितियां जो नीचे दी हैं, निम्नलिखित स्थितियों में न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। न्यायालय कह सकती है फर्म बंद कर दी जाए। कौन सी स्थितियां? नंबर 1, किसी भी साझेदार का मानसिक संतुलन खो देने पर। यदि कोई साझेदार अपना मानसिक संतुलन खो देता है, यानी कि उसका बोल ढलका हो जाता है, गिर जाता है, पागल हो जाता है। यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है, तो जब साझेदार पागल हुआ तो साझेदार के पागल होने पर फर्म उत्तरदायी होगी। वो पागलपंथी में जो भी हरकतें करेगा वह सारी की सारी हरकतें उसके लिए, फर्म के लिए जिम्मेदारी होंगी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में हम आदेश देकर के, एक याचिका देकर के फर्म को समाप्त कर सकते हैं और दोबारा फिर फर्म भली खोल ले। नंबर 2, जब कोई साझेदार अपने कर्तव्यों का पालन करने में अयोग्य हो जाए। वही बात आ गई फिर दोबारा। जब कोई साझेदार, जो भी साझेदार हैं, वो अपने कर्तव्यों का, जो भी उन्हें काम दिए गए हैं, उन कामों को करने में अयोग्य हो जाए, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो जाए, चाहे अपनी मेमोरी लॉस के कारण हो जाए, या आई साइड के कारण हो जाए, या शरीर का कोई अंग भंग होने के कारण हो जाए, अयोग्य हो जाए, तो भी साझेदारी फर्म क्या होगी? न्यायालय समाप्ति की घोषणा कर देगा। नंबर 3, जब कोई साझेदार जानबूझकर साझेदारी समझौते को भंग करे, यानी कि जो भी साझेदार हैं उन साझेदारों में से कोई साझेदार ऐसी हरकतें करे जिससे कि फर्म को नुकसान हो, तो भी साझेदारी न्यायालय में समापन का आदेश दे सकती है। नंबर 4, जब कोई भी साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति के लिए बिना, यानी कि किसी भी साझेदार से पूछेगा नहीं और अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दे। अब भाई आप एक बात बताओ कि आपका घर है पार्टनरशिप का, यानी कि आपके भैया बहन मम्मी पापा रहते हैं, और उस घर में आप कोई अननोन व्यक्ति को लाकर रख दो, तो घर वालों को ऑब्जेक्शन होगा या नहीं होगा? आप कहो कि ये मेरे जगह पे रहेगा, ऐसे कैसे रख लेगा कोई? तो वही सी पार्टनरशिप में लागू होती है कि यदि कोई भी साझेदार कोई भी काम कर रहा है तो उसे सभी साझेदारों की सहमति लेनी होती है। तो यहाँ पे वही बात है कि सभी साझेदारों की सहमति नहीं ली है उसने। यदि सहमति ले लेना तो बात ही नहीं होती। सभी साझेदारों की बिना सहमति के अपना ट्रांसफर कर दिया, उसने हिस्सा ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में सभी साझेदार चाह करके न्यायालय से अपने फर्म को बंद करा सकते हैं। नंबर 5, जब फर्म का व्यापार चलाने से केवल हानि हो रही हो। यदि फर्म चल रही है और लगातार फर्म में हानि हो रही है, कई सालों से हानि हो रही है, तो भी हम व्यापार को बंद करने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकते हैं। नंबर 6, जब कोई साझेदार फर्म के कुप्रबंधन का दोषी हो, जिसे फर्म के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। यदि कोई साझेदार ऐसा काम कर रहा है कि जो साझेदारी फर्म के विरुद्ध है, तो भी हम न्यायालय में फर्म को बंद करने का घोषणा करा सकते हैं। नंबर 7, अन्य कोई भी कारण जो न्यायालय की दृष्टि से फर्म के विघटन के लिए न्याय संगत हो, तब भी ऐसी सिचुएशन में न्यायालय फर्म को बंद करने के लिए आदेश दे सकता है। देखिएगा, मतलब में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्म के समापन के समय कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट्स पढ़ रखा है, तो वो लोग जानते हैं कि जब हम फर्म का विघटन होता है या समापन होता है, तो सबसे पहला खाता बनाया जाता है वसूली खाता। दूसरा खाता बनाया जाता है साझेदारों के ऋण खाते, यानी कि लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरे नंबर पे साझेदारों के पूंजी खाते, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथे नंबर पर कैश या बैंक अकाउंट। तो किस टाइप से लिखेंगे? फर्म के समापन के समय कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, तो लिखेंगे साझेदारी फर्म के समापन के समय निम्नलिखित खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 वसूली खाता, नंबर 2 साझेदारों के ऋण खाते, नंबर 3 साझेदारों के पूंजी खाते, नंबर 4 रोकड़ खाता है बैंक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का विघटन हो सकता है? तो निम्न परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। नंबर 1, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। नंबर 2, नए साझेदार के प्रवेश पर। नंबर 3, किसी भी साझेदार के सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण पर। नंबर 4, साझेदार की मृत्यु पर। नंबर 5, साझेदारी अवधि पूर्ण होने पर। नंबर 6, उद्देश्य पूर्ण होने पर। फर्म के विघटन के नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय हानियों की पूर्ति कैसे की जाती है?
तो किसी भी फर्म के विघटन के समय जो भी हानियां होती हैं, उन हानियों की पूर्ति निम्नलिखित में से की जाती है। नंबर 1, फर्म के जो भी लाभ हैं, उन लाभों से पूर्ति की जाती है पहले। उसके बावजूद भी हानि बची हुई है तो साझेदारों की पूंजी खातों से उसकी हानि की पूर्ति की जाती है। फिर भी हानि बची हुई है तो आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनके लाभ विभाजन अनुपात में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु में पूछा जाता है ज्यादातर, पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाते में अंतर बताइए। तो पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में क्या अंतर होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता सब जानते हैं कि अवकाश ग्रहण, प्रवेश और मृत्यु पर बनाया जाता है। तो देखिएगा, यह खाता साझेदार के अवकाश ग्रहण, प्रवेश या मृत्यु पर बनाया जाता है, जबकि वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि का लेखा किया जाता है, यानी कि जो भी संपत्तियों के मूल्य में कमी या वृद्धि हुई है पुनर्मूल्यांकन करने के पर उसका लेखा किया जाता है। और वसूली खाते में संपत्तियों के विक्रेता तथा दायित्वों के भुगतान का लेखा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते में यह खाता पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को दर्शाता है और वसूली खाता वसूली पर होने वाले लाभ या हानि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के विघटन तथा साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर बताइए। साझेदारी का विघटन, साझेदारी के अनुबंध में किसी कारण होने वाले परिवर्तन को ही साझेदारी का विघटन कहते हैं। यानी कोई परिवर्तन हो गया है समझौते में, तो उस कारण जो भी परिवर्तन हुआ है उससे साझेदारी का विघटन हो जाएगा। फर्म द्वारा व्यापारिक क्रियाओं की समाप्ति को ही साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। नंबर 2, नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी कि जो पार्टनरशिप डीड थी पहले वो खत्म हो जाएगी, दोबारा से डीड लिखी जाएगी, चाहे व्यवसाय उसी नाम से चलता रहेगी। जबकि साझेदारी फर्म का समापन साझेदारों की इच्छा या न्यायालय के द्वारा आदेश पर होता है। साझेदारी के समापन पर शेष साझेदार व्यवसाय को उसी नाम से चला सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया ऊपर। फर्म के समापन पर व्यवसाय समाप्त हो जाता है क्योंकि व्यापार पहले बंद होता है। साझेदारी के समापन पर साझेदारी फर्म का समापन आवश्यक नहीं है, यानी साझेदारी समाप्त हुई है, फर्म बंद होगी नहीं होगी यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया, बाकी के साझेदार उसी नाम से फर्म को चलाएं, जबकि फर्म के समापन की दशा में साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी चाहे वो लघु में पूछा जाए आपसे या लघु में पूछा जाए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इतना सा और पूछ लिया जाता है दीर्घ में, तो आपकी लॉटरी लग जाएगी और क्वेश्चन होगा वसूली खाता किसे कहते हैं। तो वसूली खाता किसे कहते हैं, इस टॉपिक का सबसे सरल क्वेश्चन। तो देखिएगा, वसूली खाता एक वास्तविक खाता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है जो कि कुछ समय के लिए खोला जाता है और समय समाप्त होने पर अपने आप बंद हो जाता है। तो वसूली खाता एक वास्तविक खाता है जिसका उद्देश्य फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों को बेचना का लेखा करना तथा फर्म के दायित्वों को भुगतान करने के बाद में जो भी शेष है उस शेष राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और उस है ना, अब किस टाइप से करते हैं देखिएगा, वसूली खाते के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। सर्वप्रथम जो भी संपत्तियां हैं, सारी संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर डेबिट साइड में वसूली खाते के लिखी जाती हैं, रोकड़ बैंक को छोड़कर, ठीक। उसके बाद में जो भी ब्राह दायित्व हैं वो ब्राह दायित्व वसूली खाते के क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। उसके बाद में जो भी संपत्तियों के विक्रय से हमें राशि प्राप्त हुई है उस राशि को हम वसूली खाते के डेबिट साइड में वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जो भी दायित्वों का भुगतान किया है या समापन व्यय हुए हैं उनको हम वसूली खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद में जो भी अंतर की राशि आती है, यदि टू साइड में कम है यानी कि डेबिट साइड में कम है तो वह लाभ होगा। उस लाभ को जो भी साझेदार थे उन साझेदारों के मध्य जो लाभ विभाजन अनुपात था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। यदि बाई साइड में कम है यानी क्रेडिट साइड में कम है तो लॉस होगा, उस लॉस को भी उसी अनुपात में जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है उस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे और इस लाभ की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो यह वसूली खाते का नियम कहलाता है ना। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म, चैप्टर
कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्टनरशिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी होगा वो कंपनी स्टार्ट होगी नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।